जब दो टीमें खेलती हैं तो एक टीम जीत जाती है और एक टीम हार जाती है, लेकिन किसी भी टीम के चाहने वाले एक तीसरा एंगल भी देखते हैं। हार और जीत पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो है कि हमारी टीम ने मुकाबला कितना किया। गुज़िश्ता एक साल से हमारी टीम खेल रही है, हार रही है और जीत रही है, लेकिन एक चीज है, हमारी टीम मुकाबला करते हुए नजर नहीं आ रही थी। अगर अच्छा खेल गए, जीत गए, अगर सामने वाली टीम भारी पड़ गई तो भाई तू जीत ले, लेकिन हमारी टीम की अपनी जो अप्रोच है वो इंतहाई बुज़दिलाना थी। हमारी टीम मुकाबला नहीं कर रही थी और आखिर में तो हद हो गई। जब इंग्लैंड की टीम दौरे पर आई तो हमारे बोर्ड ने इंतहाई बुज़दिलाना फैसले किए। उन्होंने एक बार भी इस सीरीज को जीतने की कोशिश ही नहीं की। टीम सिलेक्शन, पिच की तैयारी, हर चीज से साफ नजर आ रहा था कि ये किसी तरीके से इस सीरीज को बराबर करना चाह रहे हैं और एंड रिजल्ट ये हुआ कि टीम 3-0 से होम सीरीज हार गई। और उसके बावजूद भी कहीं कोई साइन ऑफ अर्जेंसी, और इस डिसग्रेसफुल लॉस के बावजूद बोर्ड में कहीं कोई ऐसा पैनिक नहीं था। उन्होंने दोबारा जो न्यूजीलैंड के लिए टीम अनाउंस की, वो दोबारा साफ जाहिर कर रहा था कि हम ऐसे ही हैं, हमारी बुज़दिलाना सोच चलती रहेगी, हम ऑलराउंडर टाइप के बॉलर्स के साथ जाएंगे ताकि हमारी कमजोर बैटिंग लाइन जो कि इनकी अपनी सेलेक्ट करता है उसकी खामियां छुप जाए, हमारी टीम 300-400 रन बना ले और सामने वाली टीम को, और हम किसी ना किसी तरह से ये मैच बराबर कर दें। लेकिन फिर तब्दीली आ गई। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम की सिलेक्शन में होने वाली तब्दीलियां, और इन तब्दीलियों की वजह है पीसीबी में होने वाली तब्दीलियां, नजम सेठी साहब के चेयरमैन बनने के बाद शाहिद आफरीदी का बतौर चीफ सेलेक्टर बनना। इस पे आज बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नजम सेठी साहब के आने पे कौम दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। कुछ लोग इनको इस तरह से देख रहे हैं कि एक सहाफी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, लेकिन इससे पहले एक क्रिकेटर को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ था, उसने कौन सा रिजल्ट दे दिया। रमीज राजा साहब का रिकॉर्ड रहा है, वो इंतहाई बुज़दिल इंसान है। रमीज राजा के बारे में मैं जिक्र करता जाऊं, उन्होंने 197 वनडे मैचेस में बतौर ओपनर बैटिंग की है और सिर्फ 9 सेंचुरियां बनाई हैं, और उनकी सबसे बड़ी इनिंग जो है वो 119 रन नॉट आउट है। या नॉट आउट का मतलब यह हुआ कि पूरे 50 ओवर। रमीज राजा साहब के बारे में मशहूर था कि ये सेंचुरी बनाने के लिए पूरे 50 ओवर खेलते थे। इनका स्ट्राइक रेट जो था वो 63 था। इनके पूरे कैरियर में सिर्फ एक जारहाना इनिंग मुझे याद आती है, शायद कोई मिनी वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इन्होंने 70-72 रन बनाए थे और थोड़े तेज करके बनाए थे, उसमें ये आए भी ओपनर नहीं थे। उसके अलावा आपको अगर याद आता हो तो अगर आपको रमीज राजा के कैरियर में कुछ भी याद आएगा तो वो वर्ल्ड कप 92 में कैच पकड़ के भागना है, और उसके बाद फिर इनकी कमेंट्री ये बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बातें करना और एग्जीक्यूट करना, बहुत अच्छी बातें करने वालों को हम देख चुके हैं कि उन्होंने क्या एग्जीक्यूशन की। जबकि नजम सेठी का जो दौर था वो भी हम देख चुके हैं। जब नजम सेठी साहब ने पिछली बार पीसीबी की चेयरमैनशिप संभाली थी, उस वक्त हमारी टीम बिल्कुल बॉटम पे थी, और उसके बाद उस शख्स ने कुछ फैसले किए। और किस तरह के फैसले किए होंगे, अभी हाल ही में जब नजम सेठी साहब से किसी ने पूछा टीम सिलेक्शन के बारे में, कप्तान के बारे में, तो उसने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है। जब बैट्समैन खिलाड़ी अच्छा खेले तो उनको शाबाश देना, और जब बुरा खेलें तो उनको ही बुरा कहना। मेरा काम एडमिनिस्ट्रेशन है, चेयरमैन पीसीबी का काम एग्जीक्यूशन करना है, उसका क्रिकेटिंग से ज्यादा मैनेजमेंट स्किल है। किसी भी सीईओ को जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर हो, किसी टेलीकॉम कंपनी के सीईओ के लिए जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर हो। अगर इंजीनियर हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अमूमन सीईओ जो है वो टारगेट देने और रिजल्ट मांगते हैं। नजम सेठी साहब ने भी मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जो पीसीबी बोर्ड चलाया था वो रिजल्ट ओरिएंटेड था, हमें रिजल्ट नजर आ रहा था, टीम में फाइटिंग स्पिरिट थी। हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, हमने 2017 की चैंपियनशिप कहीं नहीं थे हम, और अचानक एक चमत्कार हो गया। और फिर उसके बाद अब नजम सेठी साहब ने आते ही एक और फैसला किया,
वो फैसला भी बहुत सारे लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोगों को नापसंद आया। शाहिद आफरीदी को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाने का मुझे पता नहीं क्यों ये फैसला बहुत पसंद आ रहा है। नजम सेठी साहब का आना भी मुझे अच्छा लगा था। मैंने बकायदा स्पेशली तौर पे ये कहा था कि मुझे लग रहा है कि इनके आने के बाद तब्दीली आएगी, और वही बात अब शाहिद आफरीदी के साथ कह सकता हूं। शाहिद आफरीदी से मुझे बड़ी शिकायतें रही हैं। 2010 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, मैं आज भी शाहिद आफरीदी को समझता हूं, अगर वो ऊंची शॉट नहीं मारता तो हम वो मैच जीत जाते। लेकिन शाहिद आफरीदी के साथ जो वाहिद हमें गुस्सा रहा है वो ये कि ऐन वक्त पे ऊंची शॉट मार के आउट हो जाना, लेकिन बुज़दिलों की तरह विकेट पे खड़े रह के बल्ला हिलाते हुए हार के नहीं जाते देखा हमने शाहिद आफरीदी को। एक फाइटर इंसान है। हमने हमेशा शाहिद आफरीदी को तारीफ या बुराई उसकी बैटिंग पे की, जबकि दरअसल वो एक बहुत अच्छा बॉलर भी था और बॉलिंग उसने हमें कभी मायूस नहीं किया। ही इज जेन्युइन फाइटर। हमारी टीम में एक फाइटर, अब आज हमारी टीम का चीफ सेलेक्टर जो है वो एक फाइटर है, और मुझे यकीन है कि ये फाइटर जो है उन्हीं खिलाड़ियों पे तवज्जो देगा जो फाइटर होंगे, जो लड़ना जानेंगे, जो अपनी महदूद सलाहियतों के साथ भी फाइट करना जानेंगे, ना कि अपनी बेपनाह सलाहियतों के साथ मैच हरवाने वाले खिलाड़ियों को फोकस किया जाएगा। शाहिद आफरीदी से अभी सवाल हुआ और आप देखें शाहिद आफरीदी ने उसका क्या जवाब दिया है। एक चीज मेरे ख्याल में बाबर आजम ने भी कुछ दिनों पहले कही थी एक बात कि वर्कलोड जो है वो शिफ्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की थी, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट को कंटिन्यू खेले जा रहे हैं। कभी कभार मुश्किल हो जाता है। हमारे पास बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी के जाने से कोई कमी महसूस ना हो टीम में। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स तो साफ नजर आ रहा है क्या होने वाला है। यहां मैं आपको याद दिला दूं, दूसरे टेस्ट की हार के बाद शाहिद आफरीदी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था सरफराज को तीसरे मैच में चांस देना चाहिए। उन्होंने सरफराज को चांस नहीं दिया। शाहिद आफरीदी खुद आ गया है। अब शाहिद आफरीदी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरफराज को चांस दे, लेकिन सरफराज को चांस देने से ज्यादा अहम काम जो शाहिद आफरीदी ने पहला फैसला किया है। एक ट्वीट में शाहिद आफरीदी ने बॉलिंग के बारे में कहा कि बॉलिंग डिपार्टमेंट को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। स्ट्रेंथन करने के लिए मीर हमजा, शाहनवाज धानी और साजिद खान को शामिल किया है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ये कहा था कि टेस्ट मैच में स्पेशलिस्ट बॉलर है। यहां पे दोस्तों मैं आप लोगों को याद करा दूं, हम तो वनडे में भी 5 बॉलर्स के साथ खेलते थे। हमारे 5 बॉलर होते थे, अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, वसीम अकरम, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक या शोएब अख्तर। हमारा हर बॉलर 10 ओवर कराता था। हम सिर्फ 5 बॉलर से बॉलिंग कराते थे। और अब हमारा हाल यह है कि हम टेस्ट में ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं, जबकि कभी भी कोई भी टीम टेस्ट में ऑलराउंडर के साथ नहीं जाती। लेकिन ये बोर्ड की बुज़दिलाना सोच थी, और जिसकी वजह से हमें फहीम अशरफ और वसीम जूनियर्स जैसे अटैक बॉलर देखने पड़े। नसीम शाह के बारे में भी सुनने में आया है कि वो अब फिट हैं। दुआ है वो स्क्वाड का हिस्सा हो। मीर हमजा को चांस मिले, ये भी मेरी दुआ है। जबकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में अबरार के ऊपर अकेले जो तकिया कर लिया था, अबरार के साथ भी स्पेशलिस्ट बॉलर होना चाहिए। साजिद खान, अबरार, मीर हमजा और नसीम शाह 4 बॉलर बेहतरीन रहेंगे। अटैक करें। हम लोग हार तो रहे हैं, तो फिर अब अटैक करके जीतने की कोशिश की जाए। इस टीम में बड़ी पोटेंशियल है, लेकिन सही बात, सीधी सी बात यह है कि डायरेक्शन लेस थी, प्लानिंग लेस थी, कोई एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रही थी। दुआ है कि ये नई सिलेक्शन जो है, ये जो नई कमेटी पीसीबी के बोर्ड में जो तब्दीली है, ये मजबूत तब्दीली हो और हमें टीम में फाइटिंग का आंसर नजर आए, हमें खिलाड़ी जान मारते हुए नजर आए। आज के व्लॉग में मैं हारिस रऊफ की शादी को भी जिक्र कर देता हूं। पाकिस्तानी कौम को एक और भाभी मुबारक हो। क्रिकेटर की बीवियां फौरी तौर पे भाभी बन जाती हैं, चाहे वो खान साहब की बेगम जमायमा हो, चाहे वसीम अकरम की बेगम शनाया हो, चाहे शोएब मलिक की बेगम सानिया मिर्जा हो, और अब हारिस रऊफ ने भी कौम को एक भाभी दे दी है। ये क्रिकेटरों की जो बेगमात होती हैं कि देवर और जेठ जो हैं वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों होते हैं। हारिस रऊफ से शादी के बाद जुनेरा जो है वो करोड़ों लोगों की भाभी बन चुकी हैं। हारिस रऊफ और जुनेरा को जिंदगी के इस नए आगाज पे मुबारकबाद। अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे। खूबसूरत जोड़ी है। उनकी वीडियो और पिक्चर्स सोशल मीडिया पे वायरल हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। खैर, अब कल क्या होगा? 26 दिसंबर का न्यूजीलैंड, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच।
इस वक्त एक और बहस भी चल रही है कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान, और यहां पे शाहिद आफरीदी के बयान में जो अहमियत है कि बहुत सारे लोग जो हैं तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं और वो थक गए हैं, ये इशारा मुझे लगता है कि रिजवान की तरफ जा रहा है, क्योंकि रिजवान जो है टेस्ट में बिल्कुल इंस्पायर नहीं कर सका, लेकिन उसके बावजूद उसको मुस्तकिल तौर पर टीम का हिस्सा बनाया हुआ था। वैसे हमारे पास हसन अली भी है, और हसन अली पे बिला वजह ही बाबर आजम के दोस्त होने का ठप्पा लगा हुआ है। बाज़ औक़ात हम लोग ज्यादती कर जाते हैं, जैसे इमाम के साथ। इमाम को आप हमेशा इमाम के तौर पे देखें, उसकी परफॉर्मेंस को देखें, लेकिन उस पर भी ठप्पा लग जाता है कि वो रिश्तेदारी पे आ रहा है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है अच्छा है बुरा है, कोई बात नहीं, अच्छा है बुरा है, लेकिन वो अपना है, उसके अंदर बहरहाल स्किल्स हैं, वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल मेयार का खिलाड़ी है। यही वजह है कि वो पिशावर ज़ल्मी जैसी फ्रेंचाइज का हिस्सा है। पिशावर ज़ल्मी वाले हल्का खिलाड़ी नहीं उठाते हैं। साथ में अब जिन जिन खिलाड़ियों के वापसी की जा सकती है, उसमें सबसे पहले मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर, मोहम्मद आमिर कराची किंग्स का ओपनर शर्जील, और शायद हमारे और आपके पसंदीदा उमर अकमल की वापसी। उमर अकमल मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है, उस पर बहुत इल्जाम लगते हैं, लेकिन उमर अकमल की जो खूबसूरती है वो ये है कि वो एक फाइटर खिलाड़ी है। वो जब क्रीज पे खड़ा होता है, जो उसका पागलपन कह लें आप या जो भी कह लें, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी था, उसने अपने आप को जाया किया है, लेकिन अगर उसको ठीक ठाक करके खिलाया जाए, वो हमारे पास एक धमाकेदार बैट्समैन है। उससे ज्यादा टैलेंटेड बैट्समैन पाकिस्तान में तो कोई नहीं है। अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग में शायद पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 बैट्समैन है, और मैं तो उसको गरीबों का डिविलियर भी कहता हूं। तो उमर अकमल के आने के बाद मैं किसी को भी टीम का हिस्सा नहीं बना रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी खिलाड़ी पे क्रिकेट के दरवाजे बंद भी नहीं होने चाहिए। खिलाड़ियों की सिलेक्शन जो है वो जाती पसंद नापसंद पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि खिलाड़ियों की सिलेक्शन उनकी सलाहियतों पे, उनकी फाइटिंग स्पिरिट, उनकी परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस को देखा जाए और उसकी बुनियाद पे खिलाड़ियों को लिया जाए, और किसी भी खिलाड़ी को इंडिस्पेंसिबल ना किया जाए, बल्कि हर खिलाड़ी को उसकी परफॉर्मेंस पे ही टीम में रखा जाए। ये नहीं हो कि मुसलसल 11-11 चांसेस दिए जा रहे हो, 12-12 चांसेस दिए जा रहे हो और सीनियर खिलाड़ी बेंच पे बैठे हुए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेंच पे खिलाड़ी इसीलिए बिठाए जाते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको रिप्लेस किया जाए, लेकिन यहां पे बेंच पे बिठाए जाने वाले खिलाड़ी सिर्फ लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए बिठाए जाते थे, क्योंकि उनको बिठाया ही रहा जाता है, उनको आजमाया नहीं जाता, चाहे टीम कितनी ही बुरी खेले। लेकिन वो जो एक पसंदीदा प्लेइंग 11 तय कर ली जाती है उसे ही खिलाया जाता है, चाहे पिच कैसी हो, चाहे सामने वाली टीम कौन सी हो, इसको नहीं देखा जाता। ये सब चीजें तब्दील होंगी और पाकिस्तानी क्रिकेट का अच्छा दिन दोबारा आएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।